वेलकम टू द स्टडी पॉइंट चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को समझने से पहले हमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को समझना पड़ेगा, बिकॉज जीएसटी इज आल्सो ए इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया जाता है ऑन द इनकम ऑफ एन एसएससी और इंडिविजुअल और अ कंपनी बाय द इम्पोजिंग अथॉरिटी डायरेक्टली। जो गवर्नमेंट है वो इम्पोजिंग अथॉरिटी है डायरेक्ट टैक्स की ऑन एनी इंडिविजुअल और अ कंपनी। So that's why it is a direct tax because it is charged by the government from an individual directly। ये सैलरी पर हो सकता है, हाउस रेंट इनकम हो सकती है, बैंक एफडी इंटरेस्ट हो सकता है। इसके कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एस्टेट टैक्स है। नाउ कमिंग टू दी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये इम्पोजिंग अथॉरिटी है, वो इनडायरेक्टली इसको कलेक्ट करती है। ये इम्पोज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे जो ट्रांजैक्ट किए जाते हैं, इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एमआरपी ऑफ दोज गुड्स। इसके कारण इनडायरेक्ट टैक्स के कारण जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर बाय करता है मार्केट में, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और एमआरपी अल्टीमेटली गोज हाई। There are many indirect taxes, for example custom duty, value added tax। value added tax को वैट बोलते हैं। ये कॉमनली हर चीज पर अप्लाई होता था बिफोर जीएसटी एप्लीकेशन। सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, दीज ऑल आर इनडायरेक्ट टैक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ही गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाए जाते हैं। That's why it is a indirect tax system, an extremely complicated system because it is not a direct and calculated on goods and services at a multi-level। जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी ने कौन कौन से जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको कंक्वायर कर लिया है, क्योंकि बिफोर 2017 देयर वर टू मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो प्रोसेस को काफी हेस्टी और कंफ्यूजिंग बना देते थे। जो जीएसटी इज अ वन नेशन वन टैक्स सिस्टम। इसने काफी ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपने अंदर समाहित कर लिया। फॉर एग्जांपल लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लोकल टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स है। ये सब अब जीएसटी के अंदर आ गए हैं। ये वन नेशन वन टैक्स की फीलिंग को एक्सटेंड करता है। जीएसटी इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स जिसने काफी ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है। एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स है। जीएसटी को कब पास किया गया था? नाउ इट वाज पास्ड ऑन 29 मार्च 2017 बाय द पार्लियामेंट और ये इफेक्ट में आया है, केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है और इसने सब्ज्यूम कर लिया है मेजॉरिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज को। जीएसटी इज ए सिंगल डोमेस्टिक indirect tax law for the entire country। that's why it is a one nation one tax system है। जीएसटी मल्टी स्टेज टैक्स है बिकॉज अगर कोई कंपनी ए कंपनी बी को कोई प्रोडक्ट ट्रांसफर करती है या फिर इंडिविजुअल ए टू इंडिविजुअल बी अगर प्रोडक्ट ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर जो टैक्स लगता है, एंड देन बी टू सी अगर चेंज होता है तो यहाँ पर भी टैक्स लगता है। सी टू डी अगर जाता है तो सी टू डी में भी टैक्स लगता है। दैट इज व्हाई इट इज ए मल्टी स्टेज टैक्स है। और इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड डेस्टिनेशन टैक्स, क्योंकि डी टू अगर ई जा रहा है या फिर डी ही कोई कंज्यूमर है या ई कोई कंज्यूमर है तो ई को ही ये सारा पे ऑन करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर 2017 से पहले क्या स्ट्रक्चर था? जैसे पर्सन ए बायज रॉ मटेरियल तो उसको वेट पे करना होता था, वेट। नाउ ये बी के पास गया है, उसने ए टू बी सेल हुआ है उस प्रोडक्ट का आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो वेट एंड एक्साइज ड्यूटी ये टैक्सेस पे करने पड़ते थे। एंड नाउ सेल टू रिटेलर, देन अगेन वेट, एंड फ्रॉम सेल टू retailer to consumer, then again VAT। that was a hasty process है और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। although it was also a multi state tax है, पर जीएसटी रेजिम ने इसको ये भी एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल है। दैट्स व्हाई इट इज ए मल्टी स्टेज टैक्स है। और
अगर इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट किसको बोलते हैं, अगर किसी स्टेट के विद इन अगर कोई चीज सेल एंड परचेज हो रही है तो उसको इंट्रा स्टेट ट्रेड बोलते हैं। इंटर स्टेट ट्रेड कब बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी से अगर बिहार कोई प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो उसको इंटर स्टेट बिटवीन द स्टेट्स है, और वो चार्जेबल होता है अंडर द इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। और जो इंट्रा स्टेट है उसके अंदर चार्ज होता है सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जब कंज्यूमर पे ही ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो कंज्यूमर ये जो टैक्स है वो रिटेलर को पे करता है, रिटेलर गवर्नमेंट को पे करता है। दैट्स व्हाई इट इज ए मल्टी स्टेट टैक्स और अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड अगेन अ मल्टी स्टेट टैक्स है। गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स करती है मैन्युफैक्चर रिटेलर से, मैन्युफैक्चर कलेक्ट करता है रिटेलर से, और एट द एंड रिटेलर कलेक्ट करता है टैक्स पेयर कंज्यूमर से। In this, government received tax GST from consumer indirectly. That why it is a tax are known as indirect taxes. Multi-stage tax है, buying raw material, then going to manufacturer, sale to wholesale, sale to retailer, final sale to consumer है। जो ये आइटम है वो मल्टी स्टेज की थ्रू गुजरता है और मल्टी हैंड से गुजरता है एक सप्लाई चेन में। दैट्स व्हाई इट इज ए मल्टी स्टेज टैक्स है। वैल्यू एडिशन टैक्स फॉर एग्जांपल कोई रॉ मटेरियल है जैसे फ्लोर एंड शुगर, आटा और चीनी, जिससे हम बनाते हैं बिस्किट, और बिस्किट में वैल्यू एडिशन हुई है क्योंकि जो जो इनिशियल रॉ मटेरियल था इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इससे एक बिस्किट एक नया प्रोडक्ट बना, मीनिंग वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन के लिए लगता था वैट, एंड देन वैट बिस्किट गोज टू दी मार्केटर, मार्केटर ने उसकी लेबलिंग की है, उसको एक ब्रांड दिया तो वैल्यू एडिंग हुई है उसकी। देन अगेन वैट, एंड लेबल से वो बिस्किट बना है, वो कंप्लीट फॉर्म में आया वो प्रोडक्ट, देन अगेन वैट। दैट्स व्हाई इट इज ए वैल्यू एडिशन बिकॉज एट एवरी स्टेज वैल्यू इज बीइंग एडेड टू द प्रोडक्ट। डेस्टिनेशन पेड टैक्स कैसे है, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सच एज इन महाराष्ट्र एंड सोल्ड टू कंज्यूमर इन कर्नाटका, बिकॉज इट इज एन इंटरस्टेट एग्जाम्पल, क्योंकि मैन्युफैक्चर हो रहा है महाराष्ट्र में और सोल्ड हो रहा है कर्नाटका में। अब जैसे महाराष्ट्र में ये मैन्युफैक्चर हुआ है और कर्नाटका में सेल हुआ है, तो जो ये इस पे जीएसटी लगा है अब वो एंटायरली जाएगा कर्नाटका के पास, कर्नाटका के टैक्स रिवेन्यू में, बिकॉज इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इज ए वन नेशन वन टैक्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपने अंदर सब्ज्यूम करता है और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करता है। इसने ज्यादातर इंडिया के इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया है और कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस को लोअर करता है। कास्केडिंग इफेक्ट टैक्सेस को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में समझाऊंगा कि ये क्या होता है, बिकॉज इट इज ए बिट controversy subject to increase the taxpayer base। अब ये किस चीज को प्रिवेंट करता है, टैक्स इवेजन, कोई टैक्स से ना बच पाए, बिकॉज इट इज ए मल्टी स्टेज टैक्स, कहीं ना कहीं पर इसमें चेक एंड बैलेंस लगा हुआ है। और ऑनलाइन प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द जीएसटी काउंसिल फ्रॉम द 2017, और ये कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को भी इंक्रीज करता है इन द इकोनॉमी। और जीएसटी के क्या क्या कंपोनेंट्स है, जीएसटी चार तरह का है, सीजीएसटी, एससीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। सीजीएसटी इज स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, एसजीएसटी फॉर स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी फॉर यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ये अप्लाई करता है जैसे सीजीएसटी था एंड एसजीएसटी था वो अप्लाई करता है विद इन द स्टेट, एसजीएसटी विद इन द स्टेट, आईजीएसटी बिटवीन द स्टेट्स और यूटीएसजीएसटी बिटवीन इन द यूनियन टेरिटरी। और ट्रांजैक्शन होती है न्यू रेजीम, ओल्ड रेजीम, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। मैं अब आपको समझाता हूँ। ट्रांजैक्शन पहले अगर विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी पहले होती थी, तो अब न्यू रेजीम में उसमें लगता है सीजीएसटी द वन टैक्स, एसजीएसटी अगर यूटी में हो रही है
तो यूटीआई जीएसटी। पहले ओल्ड रेजिम में क्या लगता था, वैल्यू एडिशन टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर इंट्रा स्टेट ट्रेड हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है तो आईजीएसटी लगता है उसमें। जैसे महाराष्ट्र टू कर्नाटका का एग्जांपल था, वो जो आईजीएसटी था वो एंटायरली गो जाएगा कर्नाटका के पास। ओल्ड रेजिम में क्या लगता था, सेंट्रल सेज टैक्स होता था, एक्साइज या फिर सर्विस टैक्स होता था। रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन पहले कैसे होता था कि रिवेन्यू शेयर इक्वली होता था बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट यूटी, एंड सेल टू अनदर स्टेट में कैसे होता है, देयर विल बी वन टाइप ऑफ टैक्स सेंट्रल इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स, और सेंटर है वो आईजीएसटी में से शेयर करेगा उस रिवेन्यू को टू दी स्टेट से। टैक्स लॉ बिफोर जीएसटी, टैक्स विच आर सब्ज्यूम्ड बाय जीएसटी। अब डिटेल में पढ़ते हैं कौन कौन से टैक्सेस को जीएसटी ने सब्ज्यूम कर लिया है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को ड्यूटी ऑफ एक्साइज है, और एक्साइज ड्यूटी भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम से, स्पेशल एडिशन ड्यूटी ऑफ कस्टम, सेस, स्टेट वैट, सेंट्रल स्टेट टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स है। ऑल दीज आर दी सब्ज्यूम्ड टैक्सेज इन दी जीएसटी। और जीएसटी के आने के बाद भी जो टैक्सेस अब भी चल रहे हैं अलोंग साइड जीएसटी, वो है बेसिक कस्टम ड्यूटी और टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल। क्योंकि अभी पेट्रोल एंड डीजल जीएसटी में नहीं है, टैक्स ऑन टोबैको एंड अल्कोहल, स्टैम्प ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल ड्यूटी, व्हीकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये अब भी जीएसटी के उससे बाहर है। और जीएसटी ने प्राइस रिडक्शन में कैसे हेल्प की है। अब ये कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स होता था पहले, उसके कारण जो प्राइसेस थे, एमआरपी था वो हाई जाता था। अब जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने से जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली लो रहता है पहले के मुकाबले। प्री जीएसटी रिजीम में क्या होता था, एवरी परचेजर इंक्लूडिंग द फाइनल कंज्यूमर पेड टैक्स ऑन टैक्स है। पहले क्या होता था, जो परचेजर से लेकर जब तक वो जहां से वो प्रोसेस होके चला है वहां पे एट एवरी स्टेज टैक्स ऑन टैक्स लगता रहता था, और इसको कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस बोलते थे, जिसके कारण प्राइसेस हाई जाते थे। और जीएसटी ने क्या किया कि इस कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को रिड्यूस किया है और रिमूव ही कर दिया है, और calculated only on the value addition tax because it is a value addition tax, और जीएसटी इंटीग्रेटेड with the country with a uniform tax rate, क्योंकि ओवरऑल कंट्री में जीएसटी रेट्स सेम है फॉर अ प्रोडक्ट। अब जो मैंने पहले कहा था कि मैं अब आपको कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स नेक्स्ट स्लाइड्स में समझाऊंगा, तो वो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस क्या होता है। जैसे ओल्ड अर्लियर रेजिम में क्या होता था, ओल्ड रेजिम में अगर मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट पड़ रही है 1000 रुपीज, तो उस पे 10% टैक्स है वेट का, तो वो 10% टैक्स 1000 रुपीज का 100 हुआ, तो टोटल उसका बिल हुआ 1100। नाउ गोज टू दी वेयर हाउस। अब वो 1100 जो बिल है, उस मैन्युफैक्चरर ने जो सामान वेयर हाउस को भेजा है तो एड ऑन कर जाता था जो वेयर हाउस के चार्ज 300 है विद दी 1100, जो टोटल बन जाता था 1400। अब 1400 पे अगेन वेट लगता था 10%, तो 1400 का 10% हुआ 140, तो टोटल 1400 प्लस 140 हुआ 1540। अब 1540 जो था वो अब जाता था रिटेलर के पास है। अब रिटेलर के चार्ज है 500 वो इनवॉइस टोटल 1540 में जुड़ जाते थे। अब 2040 में जो 10% टैक्स बैठता है वो है 204। अब वो टोटल बन जाता था 2244। तो एक टोटल कॉस्ट है 1800 एंड टैक्स 10%, जो अब तक एट एवरी स्टेज लगा है वो है 444, एंड टोटल इनवॉइस हो जाता है 2244 का। अब करंट रेजिम में क्या है कि मैन्युफैक्चरर को अगर वही सेम चीज 1000 रुपीज में है तो 10% टैक्स के हिसाब से 100 रुपीज टैक्स हुआ, जो टैक्स की लायबिलिटी है वो 100 ही हुई, एंड इनवॉइस टोटल हुआ गया जो विद द टैक्स कॉस्ट प्लस टैक्स इनवॉइस इज 1100। जब वेयर हाउस के चार्जेस को भी अगर हम सेम ही मान ले न्यू और ओल्ड में तो 300, अब वो 300 एड ऑन कर जाते थे इन दी 1000। अब वो लायबिलिटी है जो टैक्स की लायबिलिटी है वो मैन्युफैक्चरर की माइनस हो जाती है इनवॉइस टोटल में से। अब वो इधर 1300 हो जाता है, इसको
इनवॉइस टोटल माइनस टैक्स लायबिलिटी को भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से समझाऊंगा। जो 1300 हो जाती है, वो 1300 पे जो टैक्स बैठता है 10% वो होता है 130। और टैक्स लायबिलिटी को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे रेड बॉक्स में दिया गया है कि जो एड ऑन नेक्स्ट फेज में होगा, जो चार्ज इनटू द टैक्स चार्ज अपॉन में 100, दैट विल बी दी टैक्स लायबिलिटी, जो हमारी यहाँ पे 30 आ जाएगी। अब वो 1300 प्लस 130 हो जाता है 1430 है। और टैक्स लायबिलिटी कितनी डिपॉजिट हो रही है इधर? 30। देन अगेन गोज टू दी रिटेलर। अब वो अपना चार्ज कर रहा है 500, तो 1800 हो जाता है। 1800 का टैक्स रेट है 180, जो 1800 पे 10% टैक्स होगा वो 180 रुपीज बैठेगा। और टैक्स लायबिलिटी 500 रुपए पे 50 रुपए आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दी 10% टैक्स रेट। तो टोटल इनवॉइस हुआ है 1980 का। अब कॉस्ट हमें पड़ी है 1800 की, जो हमें ओल्ड रेजिम में भी 1800 रुपए की कॉस्ट पड़ रही थी। पर जो यहाँ पे एड टैक्स ऑन टैक्स था, जिसकी वजह से यहाँ पे एट एवरी स्टेज कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही थी, और इधर कॉस्ट इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है ड्यू टू दी टैक्स लायबिलिटी। एंड कंज्यूमर को कितना पे करना है? 1980। दिस इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी, बिकॉज इन ऑल टैक्स रेजिम में जो एंड कंज्यूमर को प्राइसेस थे वो ज्यादा पे करने पड़ते थे फॉर अ कमोडिटी, और न्यू टैक्स रेजिम में जीएसटी में वो कम पे करना पड़ता है। और इसी ओल्ड टैक्स रेजिम के टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम को बोलते थे कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, मीनिंग वैल्यू ऑफ आइटम्स कीप्स इंक्रीजिंग विद द अप्लाई ऑफ टैक्स ऑन टैक्स है। और यहाँ पे जो क्रेडिट फॉर टैक्स पेड इन एक्वायरिंग इनपुट है, जो ये टैक्स लायबिलिटी है, ये बाद में जो मैन्युफैक्चरर है, वेयर हाउस वाला है, रिटेलर वाला है, वो इनवॉइस फिल करते वक्त गवर्नमेंट को ये दोबारा क्लेम कर सकता है। उसको ये 180 रुपीज उनको बट जाएंगे आपस में, जैसे 50 उसको, 30 उसको, 100 उसको। और सेल प्राइस रिड्यूस हो गया है इसमें, और प्राइस ऑफ द बायर इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द लोअर टैक्स लायबिलिटी। Now discussing about advantages and disadvantages of GST. Advantages of GST, इसने एलिमिनेट कर दिया है कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस को। कास्केडिंग इफेक्ट टैक्सेस को हमने प्रीवियस स्लाइड में ही पढ़ा है कि कैसे टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम इंक्रीज करता था बर्डन ऑन द कंज्यूमर, जिससे प्राइसेस थे वो हाई जाते थे। अब जो ये एलिमिनेट हो गया तो प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, जिसके कारण इकोनॉमी को पुश मिलता है, डिमांड इंक्रीज होती है। और हाई थ्रेशोल्ड लिमिट है, बिकॉज अर्लियर ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या था कि लिमिट थी 5 लाख टर्नओवर की। अगर 5 लाख से ऊपर है तो आपको वैट पे करना पड़ता था। पर न्यू जीएसटी रेजिम में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको 20 लाख तक इंक्रीज कर दिया गया है। लेस कंप्लाइसिव, इसमें कम पेचीदापन है, बट हाउ समहाउ इट इज ए न्यू टैक्स सिस्टम, तो इसमें फिर भी फील हो रहा है कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लाइंट है। हैसल फ्री ऑनलाइन प्रोसेस, क्योंकि अब जो जीएसटी रेजिम है उसने इसको काफी ज्यादा आसान कर दिया है थ्रू दी ऑनलाइन प्रोसेस। अब जो टैक्स पेयर्स हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं जीएसटी टैक्स रिटर्न्स को ऑनलाइन। पहले क्या होता था, उसको उधर ही जाके फिल करना पड़ता था इनकम टैक्स ऑफिस में। सिंपल इंटरफेस बना दिया गया है फॉर द एज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसने प्रोसेस को काफी ज्यादा आसान बना दिया है। और जो स्टार्टअप्स हैं, जो न्यू राइजिंग बिजनेसेस हैं, उसको इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि हाई थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज कर दी गई है अप टू 20 लाख, जो इनिशियल बिजनेसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूजफुल इन एस्टेब्लिशिंग क्लैरिटी रिगार्डिंग टैक्सेशन जुरिस्डिक्शन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इसने स्मूथ असेसमेंट को फेवर किया है। जो डिस्कस कर लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी क्या है कि इंक्रीज्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर हुम? अब इंक्रीज कर दी है ऑपरेशनल कॉस्ट उनके लिए जो होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है और रिटेलर है।
जो मैन्युफैक्चरर है वो तो एक बड़ी फर्म है, वो तो इनकर कर जाती है इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट को। जो समहाउ स्मॉलर बिजनेसेस हैं, एसएमईज हैं, एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो छोटे लघु उद्योग हैं, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट जीएसटी रिजिम में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो जीएसटी सॉफ्टवेयर्स हैं समहाउ दे कैलकुलेट और मिस कैलकुलेट द जीएसटी। जो ये एमएसएमईज हैं और एसएमईज हैं वो इसको अच्छे से अब तक समझ नहीं पाई है, और उसके लिए उन्हें काफी स्किल्ड स्टाफ रखना पड़ता है, जिससे उनकी कॉस्ट्स इंक्रीज हो जाती हैं। कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण भी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ऑल्दो जीएसटी का बेनिफिट ये है कि उससे प्राइसेस नीचे आने चाहिए, पर ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द एमएसएमईज, एसएमईज और व्हाटएवर है मैन्युफैक्चर, क्योंकि कॉस्ट तो उनकी भी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू स्किल स्टाफ है, तो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई आवर बिलोव्ड राहुल गांधी सेज दैट इट इज ए गब्बर सिंह टैक्स है, बिकॉज ये स्मॉल बिजनेसेस को खत्म करता है। वो अब तक इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे, उनमें के अंदर एक हिचक है जीएसटी को। जीएसटी एक पेचीदा सिस्टम अपने आप में, क्योंकि इट इज ऑनलाइन, और जो मेजोरिटी ऑफ द सिस्टम है हमारी इंडियन इकोनॉमी का, जो 65 to 70% जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो एमएसएमई और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ही प्रोवाइड करता है, और हाईयर टैक्स बर्डन आ जाता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज पे, पेनल्टीज एंड फाइन्स। अगर ये एसएमईज और एमएसएमईज अगर इसको अच्छे से नहीं समझ पाती तो वो अंडरमाइन कर देती हैं और अंडरफिल कर देती हैं टैक्स रिटर्न्स को, या फिर तो उन्हें पेनल्टी एंड फाइन्स फेस करने पड़ते हैं, जिनके कारण भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्ट और कमोडिटी की। कॉम्प्लायंस बर्डन है, जैसे पहले क्या होता था ओल्ड टैक्स रेजिम में, ओनली बिजनेस विद एनुअल टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ वो ही एक्साइज ड्यूटी पे करते थे। पर न्यू टैक्स रेजिम में जो बिजनेसेस हैं विद अ टर्नओवर ऑफ 40 लाख अप टू 40 लाख और अबव इट मस्ट पे जीएसटी, ये कंप्लाई करता है उनको। पहले था जो बिग फर्म्स हैं उन्हीं को एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, जिससे कि टैक्सेस कम हो जाते थे। अब न्यू जीएसटी रेजिम में इनको इस वाली थ्रेशोल्ड को नीचे कर दिया गया है, जिसके कारण जीएसटी में compliance burden increase हो रहा है और further pushing the costs up है। That's why you are noticing that after the implementation of GST there is no change in the prices of the goods and services, despite government saying the prices are in control and economy is in control और inflation is in control, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो सीपीआई से कैलकुलेट की जाती है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो कमोडिटीज कंज्यूमर बाय करता है विद इन एन इकोनॉमी, उससे जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट की जाती है वो सीपीआई मेथड से की जाती है। प्री जीएसटी रेजिम को और पोस्ट जीएसटी रेजिम को अब फिर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इसका बेनिफिट किधर आता है। जैसे कि प्री जीएसटी रेजिम में क्या होता था कि कोई बिजनेस कंसल्टेंट है वो अपनी सर्विसेज देता था 50,000 में, और उस पे 15% टैक्स लगाता था, तो टोटल हो जाता था 7500, 7500 रुपए तो उसमें टैक्स हो जाता था। और कंसल्टेंट है जो जिसने वो ऑफिस के लिए सप्लाईज परचेज की हैं फॉर ₹20,000, उसको वेट पे करना पड़ता था 5% विदाउट एनी डिडक्शन, तो वो उसका हो जाता था ₹1000। ओवरऑल उसको 50,000 पे करना पड़ा 7500 टैक्स, एंड उसको ऑफिस सप्लाईज के लिए उसको पे करना पड़ा ₹1000 टैक्स। तो ओवरऑल टैक्स हो गया था 8,500। पोस्ट जीएसटी रेजिम में क्या हो रहा है, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कि जो बिजनेस कंसल्टेंट का कैश आउटफ्लो वो जीएसटी डिवाइड सर्विस 18% होने के उससे जो 5,000 पे 18% टैक्स बनता है और 9,000 बनता है। इनिशियली यहाँ पे लगता है हमें कि जो जीएसटी में ज्यादा टैक्स चार्ज हो रहा है, बट हियर इज अ ट्रिक, जो जीएसटी अप्लाई हो रहा है ऑफिस सप्लाईज पे उसमें डिडक्शन है, उसमें डिडक्शन है अप टू 5%, और द नेट जीएसटी अमाउंट्स टू
रुपीज 8,000, क्योंकि जो ओवरऑल जो टैक्स जीएसटी सर्विस टैक्स को इंक्लूड करके आ रहा था वो 9,000 था और डिडक्शन 1,000 है। तो 9,000 माइनस 1,000 ओवरऑल मेकिंग द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी 8,000 और दैट सर्विस है। अब ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या हो रहा था कि वो 8,500 बन रहा था, अब न्यू में 8,000 बन रहा है, तो डायरेक्टली 500 रुपीज का बेनिफिट है ड्यू टू दी जीएसटी, बट इट इज अगेन अ कॉम्प्लिकेटेड। नाउ व्हाट इज जीएसटी काउंसिल, क्योंकि अब तक जो बखेड़ा हमने पढ़ा है वो जीएसटी काउंसिल तय करती है उसको, और वो क्या करती है। जीएसटी काउंसिल है जो अंडर 279 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, और जो जीएसटी काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द यूनियन और स्टेट्स ऑन इम्पोर्टेंट जीएसटी रिलेटेड इश्यूज है। जो जीएसटी काउंसिल है वही प्रिपेयर करती है जीएसटी स्लैब्स को, वेदर इट विल बी 5%, 18%, 28%। जो ऑब्जेक्टिव है वो जीएसटी काउंसिल का है वो है कि टू एंश्योर ए स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी फॉर द रेगुलेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेजिम इन इंडिया, वन नेशन वन टैक्स की हार्मनी को प्रमोट करना, टू हार्मोनाइज टैक्स लॉज अक्रॉस स्टेट्स टू सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर, एलिमिनेट कास्केडिंग टैक्सेस, और अब भी कास्केडिंग टैक्सेस को ये एलिमिनेट करने की ट्राई कर रहा है जीएसटी रेजिम जो है, एंड रिड्यूस compliance cost to monitor all the taxation process to avoid fraudulent process, because it is an online process and it is much easier to monitor the process. Thank you for watching the channel. If you like the video then please subscribe. Thank you.